Hello everyone, this is CA Nitin Gupta from Way to Pinnacle, Faculty of Audit for CA Inter and CA Final। और ये जो आज का मेरा लाइव सेशन है, इट इज ओनली फॉर CA फाइनल स्टूडेंट्स। और आज इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे एक बहुत ही कह सकता हूं कि एक इंपॉर्टेंट और बहुत एक सिंपल सा चैप्टर होगा। इट इज ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो बेटा इसमें हर एक अटेम्प्ट में रेयरली ही कोई अटेम्प्ट ऐसा होता हो जब आपके क्वेश्चन पेपर में इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट पे क्वेश्चन ना पूछता हो। और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस स्टडी होती है, बट वो केस स्टडी सीधा मतलब आपके जो मेन कॉन्टेक्स्ट होता है आपका कॉन्सेप्ट का, सीधा उसके साथ वो लिंक होती है। तो ये चैप्टर मैं कह सकता हूं कि आपके ऑडिट फाइनल के जो सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर्स मैं कह सकता हूं उनमें से ये एक है। सर ऐसा तो आप हर चैप्टर्स के लिए बोलोगे? नहीं बेटा, मैं हर चैप्टर के लिए नहीं बोलूंगा। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एग्जाम में हर बार ये एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। एक्सेप्शनली कोई अटेम्प्ट ही शायद मिस करता हो ये। और इसमें दो तरह की इंश्योरेंस कंपनीज की हम बात करेंगे, जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आज के सेशन में जो हम रिवाइज करेंगे टॉपिक वो होगा हमारा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी बात करेंगे हम केवल जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका एक एमसीक्यू टाइप का बन सकता है वो सेक्शन 6 के ऊपर कि इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस करने के लिए, एक कंपनी को इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए कम से कम कितनी पेड अप कैपिटल लेके चलनी होगी, एक मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। एमसीक्यू आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इट इज ₹100 करोड़। रिक्वायरमेंट एज टू कैपिटल सेक्शन याद करना है। हाँ बेटा, इस जगह पे सेक्शन को प्लीज फोकस कर लेना। सेक्शन 6 मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 करोड़। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो एग्जाम बेटा पास में उम्मीद कराऊंगी, तैयारी आपकी जोर शोर के साथ चल रही होगी। फिर बोल रहा हूं सेशन केवल सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए है। तो इंटर वाला बच्चा अगर बेटा सेशन को शायद अगर ज्वाइन कर लिया है तो इमीडिएटली यहां से एग्जिट मार ले। केवल फाइनल वाले बच्चों के साथ मैं यहां पर लाइव डिस्कशन कर रहा हूं। चैप्टर है हमारा ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली हर एक अटेम्प्ट में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। केस स्टडी अगर कोई होती भी है तो वो सीधा आपका जो क्वेश्चन का जो मेन फैक्ट होता है, जो आपके इंश्योरेंस एक्ट के जो आपका मेन प्रोविजन है, सीधा उसी के साथ लिंक होते हुए आपसे पूछता है। और केस स्टडी भी जो पूछी गई है इस चैप्टर के अंदर वो रिपीट मोड पर बेटा पूछी गई है, रिपीट मोड पर पूछी गई है। तो कह सकता हूं कि बहुत सिंपल चैप्टर है, फटाफट से रिवाइज करेंगे। आज की क्लास में कवर कर रहा हूं मैं आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनी और नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। जी सर, चलिए फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक इंश्योरेंस कंपनी जब अपने यहां पर तैयार करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसमें क्या क्या कंटेंट होता है। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंटेंट? कंटेंट बेसिकली फॉर कंपोनेंट। कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट इन जनरल क्या होता है, तो उसमें हम बोलते हैं सर उसके अंदर बैलेंस शीट होती है, उसके अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है, नोट्स होता है रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। तो किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट क्या होगा वो डिपेंड करता है उस एंटिटी के एफआरएफ पे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या कंपोनेंट को बताया गया है। इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो इनके ऊपर फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एक इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ ये कंटेंट या कंपोनेंट होंगे। वहां मिलेगा आपको बैलेंस शीट, वहां मिलेगा आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा। इन एडिशन टू दिस आपको एक और आइटम देखने को मिलेगा, एक और कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। इट इज कॉल्ड एज रिवेन्यू अकाउंट। आई थिंक आपने इंटर लेवल पर अकाउंट में काफी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, तो वहां पर आपने रिवेन्यू अकाउंट बनाया होगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है। मार्क मैं करते हुए चलूंगा कि कहां कहां पर आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है और कहां कहां पर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पॉसिबल होगा या कहां पर वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अच्छा, अभी थोड़ी देर में आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर ये जो नोट्स आपने स्क्रीन पर दिखा रखा है ये नोट्स हमें कहां से मिलेंगे। तो ये समरी नोट्स वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैंने वहां प्रोवाइड करा दिया है। आप अभी के भी चाहे तो वहां पे जाके इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड इट्स सब्सिडरीज। इसकी टोटल 4 सब्सिडरी होती हैं जो इंडिया के 4 अलग अलग रीजन में हैं।
एंड इट्स डिवीजन दैट इज ब्रांचेस आर मेड बाय CAG। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जैसे LIC होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एग्जैक्टली यहां पर है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उसकी 4 सब्सिडरी हैं इंडिया के 4 अलग अलग रीजन में, उनके ऑडिटर और उनके जो ब्रांचेस हैं, डिवीजन है, डिवीजन का मतलब यहां पर क्या होगा, ब्रांचेस से, उनका ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? आंसर इज CAG। इस जगह पर एग्जाम में आपसे MCQ पूछ सकता है। एंड इन केस ऑफ अदर्स, अदर का मतलब क्या होगा, यह बताइए कि क्या यहां पर इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर क्या प्राइवेट सेक्टर भी कंपनी है? नहीं है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसकी 4 सब्सिडरी और उनके जो ब्रांच ऑफिस हुए, वहां पर तो ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन जो अदर हैं, अदर का मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, तो वहां पे जैसे कंपनी अपना ऑडिटर अपॉइंट करती है AGM में, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए वो कंपनी AGM में अपना ऑडिटर अपॉइंट करेंगी। करंटली एन ऑडिटर कैन कंडक्ट ऑडिट ऑफ 3 इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉट मोर देन 2 लाइफ और 2 जनरल इंश्योरेंस। यानी कि आज के टाइम पर एक ऑडिटर या तो एक इंडिविजुअल या एक पार्टनरशिप फर्म, वैसे ऑब्वियसली बात है बड़ी कंपनी है तो पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे, आपके पास एक बार में 3 इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा की ऑडिट नहीं हो सकती, जिसमें मैक्सिमम 2 अलाउ होंगी आपको लाइफ इंश्योरेंस या 2 अलाउ होंगी जनरल इंश्योरेंस। अगर 2 लाइफ इंश्योरेंस है तो आपके पास एक हो सकती है जनरल इंश्योरेंस, या 2 जनरल इंश्योरेंस है तो एक आपके पास हो सकती है लाइफ इंश्योरेंस। और सबसे अच्छी बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकता है, मैंडेटरी ज्वाइंट ऑडिट फॉर ऑल इंश्योरेंस कंपनी, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको अपने यहां पर मैंडेटरी ज्वाइंट ऑडिटर्स को ही अपॉइंट करना होगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रितु, गुड इवनिंग धवल, गुड इवनिंग मोहित, गुड इवनिंग काजल। सोलवेंसी मार्जिन, सोलवेंसी मार्जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, या तो इस पे क्वेश्चन बनेगा आपका MCQ, या क्वेश्चन इसके ऊपर पॉसिबल होगा इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। व्हाट इज कॉल्ड सोलवेंसी? सोलवेंसी का मतलब होता है एक्सेस ऑफ योर एसेट्स ओवर योर लायबिलिटीज, कि आपकी एसेट्स आपकी लायबिलिटीज से ज्यादा होनी चाहिए। सर एसेट और लायबिलिटीज तो बैलेंस शीट में बराबर होगी ना, ये ज्यादा कैसे हो सकती है? जब मैं लायबिलिटी की बात करता हूं तो एक्चुअली जो आपको आउटसाइडर्स को पे करनी है, तो आपकी जो एसेट्स हैं वो आपकी लायबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, और कितनी ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन। तो सोलवेंसी मार्जिन का मतलब हुआ कि हमें एक मार्जिन मेंटेन करना है कि हाँ कम से कम इतनी आपकी एसेट आपकी लायबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, और वो सोलवेंसी मार्जिन जो कम से कम फिक्स किया गया है सेक्शन 6 के अंदर, जो आपकी एक मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट बताई गई है कितनी, 100 करोड़ की, उसका कम से कम 50% का, यानी 100 करोड़ का अगर मैं 50% करता हूं तो कितना निकल के आता है वो 50 करोड़, कम से कम इतना आपका एक सोलवेंसी मार्जिन होना चाहिए। और अगर एक इंश्योरेंस कंपनी इतना सोलवेंसी मार्जिन मेंटेन नहीं कर पा रही है तो बेटा उस केस में आपके कंपलसरी वाइंड अप के ऑर्डर पास हो सकता है, IRDA आपकी इंसॉल्वेंट, आपको डीमिंग प्रोविजन में इंसॉल्वेंट मान लिया जाएगा और आपके कंपलसरी वाइंड अप के लिए IRDA कोड को अप्लाई कर सकती है। तो कम से कम कितना सोलवेंसी मार्जिन आपको मेंटेन करना है, एग्जाम में इसके ऊपर MCQ बन सकता है कि सेक्शन 6 के अंदर जो एक मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट आई है उसका कम से कम 50% का आपका सोलवेंसी मार्जिन होना चाहिए। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी इतना सोलवेंसी मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाती है तो डीमिंग प्रोविजन में उसको इंसॉल्वेंट मान लिया जाता है, और अब यहां पर IRDA अप्लाई कर सकती है कोड को आपके कंपलसरी वाइंड अप के लिए। फिर IRDA को भी एक पावर दी गई है कि आप भी अपने एंड पर एक सोलवेंसी मार्जिन फिक्स कर सकते हो, विच इज कॉल्ड एज कंट्रोल लेवल ऑफ सोलवेंसी। और ऑब्वियसली बात है बेटा वो 50% से नीचे का नहीं होगा। कभी आप सोचोगे IRDA 40% पे या 30% में मार्जिन फिक्स कर दे, अगर मैं सेफ साइड पे चाहूंगा तो मैं एक हायर मार्जिन की बात करूंगा, वो 60% हो सकता है, वो 70% हो सकता है। IRDA को पावर है कि वो एक कंट्रोल लेवल ऑफ सोलवेंसी मार्जिन सेट कर सकती है, और अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी वो कंट्रोल लेवल ऑफ सोलवेंसी मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पाती है तो उस केस में उसको अपना एक फाइनेंशियल प्लान सबमिट करना होगा IRDA को कि कैसे वो इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करेगी इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो कि 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पढ़ के देखिए इसको एक बार। एवरी इंश्योरर और री इंश्योरर शैल एट ऑल टाइम्स, हर समय मेंटेन करना है आपको एक सोलवेंसी मार्जिन नॉट लेस देन, इसका मतलब कम से कम 50% ऑफ अमाउंट ऑफ मिनिमम कैपिटल। मिनिमम कैपिटल कहां बताई गई है, अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट।
इफ नॉट मेंटेन, अगर एक इंश्योरर या री इंश्योरर ये सोल्वेंसी मार्जिन को मेंटेन नहीं करता तो क्या होगा, डीमिंग प्रोविजन में कंपनी को इंसॉल्वेंट मान लिया जाएगा एंड मे बी वाउंड अप, उसको वाइंड अप किया जा सकता है बाय द कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द अथॉरिटी। और अथॉरिटी का मतलब यहां पे क्या होगा, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। द अथॉरिटी शैल बाय वे ऑफ रेगुलेशन specify a level of solvency margin known as control level of solvency। और कंट्रोल लेवल ऑफ सोल्वेंसी कभी भी जो एक्ट में सोल्वेंसी मार्जिन दिया गया है उससे कम पे नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो उससे ज्यादा पे ही आएगी। सपोज कि जैसे एक्ट में हमने बात करी है तो आपका कंट्रोल लेवल ऑफ सोल्वेंसी, तो वहां पर मेन सोल्वेंसी मार्जिन कितना बताया गया है 50% पर, तो कंट्रोल लेवल ऑफ सोल्वेंसी की बात करेंगे वो 50% से ऊपर की होगी। और अगर कोई इंश्योरर या री इंश्योरर मेंटेन नहीं कर पाता या कंट्रोल लेवल ऑफ सोल्वेंसी मार्जिन, देन इट शैल सबमिट अ फाइनेंशियल प्लान टू अथॉरिटी इंडिकेटिंग अ प्लान ऑफ एक्शन टू करेक्ट डेफिशिएंसी विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। 6 मंथ वाले पॉइंट पर एग्जाम में आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर या तो कोई एमसीक्यू पॉसिबल होगा या कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बेटा वो आपसे पूछेगा। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी 100 करोड़। हाँ बेटा, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके 100 करोड़ है। सेक्शन नंबर 6 के अंदर मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको बताइए 100 करोड़ की। तो जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका कम से कम 50% का आपको सोल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करता है, ये कहता है सेक्शन 64(b). और अगर एक इंश्योरेंस कंपनी ये मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पाती है तो डीमिंग प्रोविजन में तो इंसॉल्वेंट मान लिया जाएगा और IRDA आपके कंपलसरी वाइंड अप के लिए कोर्ट को अप्लाई कर सकती है। IRDA को पावर दी गई है कि आप अपने लेवल पे एक और मार्जिन सेट कर सकते हो, सोल्वेंसी मार्जिन, विच इज कॉल्ड एज कंट्रोल लेवल ऑफ सोल्वेंसी मार्जिन। और अगर कोई इंश्योरर या री इंश्योरेंस इस लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा तो उस केस में उसको अपना फाइनेंशियल प्लान सबमिट करना होगा कि कैसे वो अपनी डेफिशिएंसी को ओवरकम करेगा। और ये फाइनेंशियल प्लान जो आपका होगा वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, टू करेक्ट डेफिशिएंसी विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। इंसेप्शन ऑफ रिस्क सेक्शन 64(b). इसके ऊपर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। इसको मैं इंपोर्टेंट मार्क करा रहा हूं आपको एग्जाम के पर्पस के लिए। और यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी बनता है। भाई इंश्योरेंस कंपनी काम क्या कर रही है, वो आपसे एक अमाउंट चार्ज करती है कॉल्ड एज प्रीमियम, और वो प्रीमियम लेके उसने जिस असेट का इंश्योरेंस कवर दिया है अगर उस पर कोई डैमेज आता है या उस पर कोई भी लॉस आता है तब उस इसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पे करती है। अब सोचिए कि अगर आपने मुझे प्रीमियम का पेमेंट किया ही नहीं है, आपने अपने किसी असेट का इंश्योरेंस करवाना है और अभी तक आपने मुझे प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया, तो अगर आपने अभी तक मुझे प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया होगा तब तक बेटा यहां पर रिस्क कमेंस होगा ही नहीं, रिस्क स्टार्ट नहीं होगा। मेरी ओर से रिस्क स्टार्ट तभी होगा जब बेटा आपने मुझे प्रीमियम का पेमेंट कर दिया, दैट इज नो प्रीमियम नो रिस्क। जब तक आप मुझे प्रीमियम का पेमेंट नहीं करेंगे रिस्क का इंसेप्शन नहीं होगा। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को कहूं कि सर प्लीज मुझे कवर नोट आप इशू कर दीजिए, प्रीमियम मैं 4 या 5 दिन के बाद दे दूंगा। अब सोचो सपोज कि मैंने एज इंश्योरेंस कंपनी आज आपको एक कवर नोट का मतलब जस्ट लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी, आज मैंने आपको इशू कर दी और आपने कहा था प्रीमियम का अमाउंट मैं आपको 7 दिनों के बाद पे कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे 7 दिनों के बाद प्रीमियम का अमाउंट पे कर देना, और इसी 7 दिन के अंदर जिस एसेट का मैंने रिस्क कवर आपको दिया था उस पर कोई लॉस आ जाता है और अब आपने मुझे क्लेम लॉन्च कर दिया। ये बताइए क्या इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कोई क्लेम बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी, बिकॉज रिस्क का इंसेप्शन तभी होगा जब आपने मुझे प्रीमियम का पेमेंट कर दिया होगा। इसकी केवल एक एक्सेप्शन अभी थोड़ी देर के बाद आपके साथ में डिस्कस करूंगा, अदरवाइज माइंड में ये चीज फिक्स कर लीजिए, नो प्रीमियम नो रिस्क। जब तक प्रीमियम का पेमेंट नहीं होगा रिस्क आपका इंसेप्शन में नहीं आएगा। ओनली व्हेन, कब होगा? ओनली व्हेन प्रीमियम पेबल इज रिसीव्ड और इज गारंटीड टू बी पेड। सर गारंटीड टू बी पेड का मतलब क्या हुआ यहां पर? चलो इसका एग्जांपल अभी मैं आपको दे देता हूं, सोच रहा था कि थोड़ी देर के बाद आपको मैं इसका एग्जांपल दूंगा। वैसे तो देखो प्रीमियम हमेशा जो होता है वो हमेशा इंश्योरेंस कंपनी एडवांस में लेती है। अगर आपने किसी अपने असेट का 1 साल का रिस्क कवर करवाया है, आपने कार का इंश्योरेंस करवाया, इन्वेंट्री का इंश्योरेंस करवाया, तो प्रीमियम हमेशा एडवांस में ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर एक काम करिए आप रिस्क कवर कर दीजिए 1 साल का, पेमेंट मैं आपको 1 साल के बाद करूंगा,
या पेमेंट में आपको 1 महीने के बाद करूंगा, या पेमेंट में आपको 3 महीने या 6 महीने के बाद करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। प्रीमियम हमेशा इंश्योरेंस कंपनी एडवांस में ही लेती है। बट एक एक्सेप्शन मैं कहूंगा इस जगह पर कि यहां पर प्रीमियम आपके पास एडवांस में नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा बेटा स्पीड से जाऊंगा, एग्जांपल को पहली बार में ही कैश करने का प्लीज अटेम्प्ट करना। सपोज कि एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड, और इसने एक बैंक से टर्म लोन लिया है, टर्म लोन सपोज 50 करोड़ रुपए का, और इस टर्म लोन के लिए इसने अपनी एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू सपोज 200 करोड़ रुपए की है, ये बैंक के पास गिरवी रखवाई। अब जब बैंक ऐसी कोई सिक्योरिटी आपसे एक्सेप्ट करेगा एज चार्ज, तो बैंक कंडीशन लगाएगा कि भाई प्लांट एंड मशीनरी का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, बिकॉज मैंने जो आपको टर्म लोन लिया है वो सिक्योर्ड हुआ है इसी प्लांट एंड मशीनरी के जरिए। कल को अगर ये प्लांट एंड मशीनरी ही ना रही तो मेरा जो टर्म लोन सिक्योर्ड है वो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, वो तो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। अब सपोज टर्म लोन लिया गया है 5 साल के लिए, आपने कंडीशन लगाई एस बैंक कि मुझे आपका प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है। तो ए प्राइवेट लिमिटेड ये जाता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के पास, ओआईसी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ये सब्सिडरी है जीआईसी की, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये ओआईसी के पास गया और यहां से इसने 1 साल का रिस्क कवर ले लिया और इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हो जाती है। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने ए प्राइवेट लिमिटेड को पॉलिसी यहां पर इशू कर दी, लेकिन बैंक ने कहा भाई साहब देखो टर्म लोन तो मैंने आपको 5 साल का दिया है, टर्म लोन तो मैंने आपको 5 साल का दिया है, रिस्क कवर आपने मुझे केवल 1 साल का प्रोवाइड करवाया है। बिकॉज जनरली अगर हम बात करें तो रिस्क कवर जो होता है वो 1 साल के लिए आपको दिया जाता है, तो 1 साल का रिस्क कवर आपका हुआ है। लेकिन बताइए कि अगर 1 साल के बाद, चलो अभी तो आपने कंडीशन पूरी कर दी और मैंने आपको लोन दे दिया, लेकिन कल को अगर 1 साल के बाद प्लांट एंड मशीनरी का जब आपको इंश्योरेंस का रिन्यूअल करना होगा और आपने रिन्यूअल के टाइम पर प्रीमियम नहीं पे किया, रिन्यूअल के 1 साल के बाद रिन्यूअल के टाइम पर अगर आपने प्रीमियम पे नहीं किया तो ये तो आपका जो इंश्योरेंस है वो तो लैप्स कर जाएगा, खत्म हो गया। और आपने रिन्यूअल का प्रीमियम नहीं दिया था, लेकिन मैं तो आपको लोन दे चुका हूं। अब प्लांट एंड मशीनरी उस केस में क्या हो गया, 1 साल के बाद इनका कोई रिस्क कवर नहीं है, और अगर उस टाइम पे कोई थ्रेट आ गया तो मेरा लोन तो जो सिक्योर्ड है वो क्या बन जाएगा, वो अनसिक्योर्ड बन जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, बैंक एक गारंटी प्रोवाइड कराता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को यहां से प्रोवाइड की जाएगी एक बैंक गारंटी। बोले भाई देखिए ये प्रीमियम है ना, ये जो इंश्योरेंस है ये लैप्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट मैंने इसको 5 साल का एक लोन दिया है। तो इनकेस ए प्राइवेट लिमिटेड आपको अगर प्रीमियम का पेमेंट नहीं करती है, रिन्यूअल प्रीमियम का पेमेंट नहीं करती है, बैंक आपको रिन्यूअल प्रीमियम का पेमेंट करेगा। तो बैंक अपनी जेब से भला क्यों दे बेटा, बैंक उस केस में प्रीमियम का पैसा रिकवर कर लेगा, किससे, वो ए प्राइवेट लिमिटेड से प्रीमियम का पैसा रिकवर करेगा। लेकिन बैंक अपने आप को सेव करना चाहता है कि मैंने जितने साल का लोन दिया है उतने साल के लिए असेट का रिस्क कवर होना चाहिए। 1 साल का तो आपने प्रीमियम पे कर दिया था, तो प्रॉब्लम 1 साल के बाद है कि अगर ए प्राइवेट लिमिटेड ने 1 साल के बाद रिन्यूअल प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया तो असेट का रिस्क कवर तो खत्म हो जाएगा। उस केस में बैंक के ऊपर एक रिस्क आ जाएगा कि कल को अगर इस प्लांट एंड मशीनरी पे थ्रेट आया तो जो लोन मेरा सिक्योर्ड है आज वो क्या बन जाएगा, वो तो अनसिक्योर्ड बनेगा। तब उस केस में बैंक ने एक गारंटी दे दी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को। अब अगर 1 साल के बाद जब रिन्यूअल प्रीमियम की बारी आती है और ए प्राइवेट लिमिटेड ने रिन्यूअल प्रीमियम अगर नहीं दिया था तो पॉलिसी लैप्स नहीं करेगी। यहां पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएटली बैंक को भी कॉल नहीं करेगी, वो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम के बेस पर ही इस पॉलिसी का रिन्यूअल कर देगी, रिस्क कमेंस हो जाएगा। यहां पर रिस्क का इंसेप्शन बिल्कुल हो जाएगा, भले ही पेमेंट नहीं आया, भले ही प्रीमियम का पेमेंट नहीं आया, बट इसके ऊपर गारंटी किसने दे दी है, गारंटी प्रोवाइड कराई है। बट यहां पे किसने, बैंक ने ये गारंटी यहां प्रोवाइड करा दी है। सर इंश्योरेंस कंपनी में बेटा 200 करोड़ रुपए का होता है, रिप्लाई सही दे दिया है नवीन जी ने, वहां पे 200 करोड़ रुपए की आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट आती है। तो एक इकलौती मैंने कहा एक एक्सेप्शन दिमाग में रखना कि किस केस में आपका जो अमाउंट होता है प्रीमियम का वो ना मिलने पर भी रिस्क का आपका इंसेप्शन हो जाता है।
तो रिस्क का इंसेप्शन कब होगा? ओनली व्हेन प्रीमियम पेबल इज रिसीव्ड और इज गारंटीड टू बी पेड। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। अब ये देखिए कि जितने भी पॉलिसी मैंने इस साल बेची थी, वो सपोज 1 साल के लिए सबका पॉलिसी का टर्म रहा था, तो जितनी भी पॉलिसी का रिस्क कमेंस हो चुका है बट 31 मार्च को उनके रिस्क एक्सपायर नहीं हुए हैं। सर ऐसा कैसे होगा? अब सपोज कि मैंने कोई पॉलिसी सेल करी है इन द मंथ ऑफ जून, मैंने जून 2022 को एक पॉलिसी सेल करी, उसका जो 1 साल का टाइम खत्म होगा वो नेक्स्ट ईयर खत्म होगा। तो 31 मार्च की जब मैं बात करूंगा, इस बीच जो 31 मार्च आएगा, क्या जितने भी रिस्क आपके कमेंस हुए थे, क्या 31 मार्च तक आपके सारे रिस्क एक्सपायर हो जाते हैं? क्या नहीं होते। तो जो रिस्क आपके बैलेंस शीट डेट पर 31 मार्च को एक्सपायर नहीं होते, उन्हें कहा जाता है अनएक्सपायर्ड रिस्क। अनएक्सपायर्ड रिस्क यानी ऐसे रिस्क जो इंसेप्ट हुए थे, कमेंस हो चुके थे, लेकिन 31 मार्च तक बैलेंस शीट डेट तक आते आते वो अभी एक्सपायर नहीं हुए थे। तो ऐसे अनएक्सपायर्ड रिस्क पर इंश्योरेंस एक्ट ये कहता है कि आपको रिजर्व क्रिएट करना होगा। और इतना तो बेटा मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इंटर लेवल पर एग्जाम में, इंटर लेवल पर आपने काफी सारे क्वेश्चंस आपने इस कंसेप्ट के ऊपर अप्लाई करे होंगे। तो इस पर कितना आपको रिजर्व मेंटेन करना होता है एग्जाम में, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पॉसिबल होगा वो या तो एमसीक्यू होगा या इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी होगा। फॉर मैरीन हल इंश्योरेंस, ये 100% ऑफ नेट प्रीमियम आपको इतना अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, इसको शॉर्ट में यूआरआर भी शायद आपने पढ़ा होगा, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, आपको ये यूआरआर मेंटेन करना होगा मैरीन हल पर 100% का। और इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस है, मैरीन कार्गो है और मिसलेनियस बिजनेस है, वहां पर 50% ऑफ नेट प्रीमियम इतना आपको अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व मेंटेन करना होगा। सी मैरीन हल और मैरीन कार्गो का मतलब क्या है? जो आपका शिप है वो तो है हल, और जो शिप के ऊपर सामान रखा हुआ है बेटा, जो इन्वेंट्री है जिसको लेकर आप यात्रा करने निकले हो, दैट इज कॉल्ड एज कार्गो। इट इज कॉल्ड एज कार्गो। तो जो शिप है दैट इज कॉल्ड एज मरीन हल, वहां पर 100% ऑफ नेट प्रीमियम ये यूआरआर आपको मेंटेन करना होगा। और इन केस ऑफ फायर, मैरीन कार्गो एंड मिसलेनियस बिजनेस, वहां पर 50% ऑफ नेट प्रीमियम आपको ये यूआरआर मेंटेन करना होगा। एडवांस अकाउंट में सर पढ़ा हुआ था, हाँ बेटा, ये एडवांस अकाउंट में आपने इंटर लेवल पे काफी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे होंगे। अभी अगर मैं फाइनल लेवल की बात करूं तो जितना कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया है, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अभी कोई नहीं है। एक क्वेश्चन बन रहा है आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एमसीक्यू पॉसिबल होगा, सोल्वेंसी मार्जिन की बात करते हैं तो एमसीक्यू पॉसिबल होगा या कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पॉसिबल होगा। इंसेप्शन ऑफ रिस्क पर इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही लगेगा। और इस पर जो क्वेश्चन एक मैं केस स्टडी आपको बता रहा हूं, मल्टीपल टाइम्स से एग्जाम में रिपीट मोड पर पूछी गई है कि एक बहुत बड़ा कोई कॉर्पोरेट हाउस है, उसने इंश्योरेंस कंपनी को, उसने मतलब कि 1 साल के लिए सपोज किसी अपनी असेट के ऊपर रिस्क कवर ले रखा था। 1 साल खत्म हो गया, 1 साल खत्म हो गया, बट रिन्यूअल प्रीमियम पे नहीं किया। और कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, पॉलिसी का रिन्यूअल कर दीजिए, 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी केवल इसी बात पर कि ठीक है कंपनी कह रही है कि 10 दिन के बाद ये प्रीमियम का पेमेंट कर देंगे, उन्होंने कवर नोट को इश्यू कर दिया, बट अभी तक कोई प्रीमियम नहीं आया था। इस बीच प्रीमियम आने से पहले, यानी कवर नोट इश्यू करने के बाद और प्रीमियम आने से पहले क्या होता है, असेट पे एक रिस्क आ जाता है और असेट वहां पर कंप्लीटली डैमेज हो जाती है। अब कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम लॉन्च कर दिया और कंपनी ने उस क्लेम को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अब ये बताइए इंश्योरेंस कंपनी यहां पर किसी भी तरीके से उस क्लेम का पेमेंट करने के लिए लायबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जब तक मुझे मेरे प्रीमियम का पेमेंट नहीं मिलेगा, रिस्क का इंसेप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रिस्क का इंसेप्शन कब हो रहा है? जब या तो प्रीमियम मिल जाए या फिर अगर गारंटी थी बैंक की तो उस केस में हो जाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, अदरवाइज किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होगा। वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम इनकम, एग्जाम में पहला क्वेश्चन जो डेस्क्रिप्टिव इस चैप्टर पे आपका बन सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 नंबर का। और ये बिल्कुल एक सीए इंटर लेवल जैसा टॉपिक आपको फील होगा, बिल्कुल भी टेक्निकलिटी इस टॉपिक के अंदर नहीं होगी। ये मैं फिर बोल रहा हूं, चैप्टर बहुत सिंपल है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पे ज्यादा नहीं पूछे जाते। और अगर फाइनल लेवल पे ऐसा कोई भी चैप्टर जहां पर क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पॉसिबल नहीं है।
हाँ, कुछ एक आधा केस स्टडी बन जाती है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेन कॉन्सेप्ट के साथ लिंक होकर वो केस स्टडी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो ऐसे चैप्टर को तो बेटा टूट कर पढ़ना है आपको, बिकॉज इन चैप्टर पर आप बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं हो सकते। इन चैप्टर्स के ऊपर आप बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं हो सकते। आपको इन चैप्टर्स के ऊपर टूट के पढ़ना है और बिल्कुल अच्छा स्कोर आपको इस चैप्टर के अंदर, बिकॉज अगर 4 से 6 नंबर की मैं उम्मीद कर रहा हूं कवरेज एग्जाम में आएगी, तो 4 से 6 नंबर का आपका स्कोर इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम इनकम। अब खुद सोचिए, विजुलाइज करिए, ऑब्जर्व करिए कि इंश्योरेंस कंपनी है, कवर नोट को इश्यू कर रही होगी, और कवर नोट इश्यू कर रही है, उसके पास पहले क्या आ गया होगा, प्रीमियम आया होगा, उसने कवर नोट का मतलब क्या होता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को इश्यू करा होगा। ये इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो वो रिस्क कवर देने के लिए जो अपने कस्टमर है उनसे क्या रिसीव करती है, प्रीमियम। तो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी की मैं ऑडिट करने के लिए गया, और मैं यहां पे केवल अभी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात यहां पर नहीं कर रहा। तो वहां पर मुझे दिखाई दिया कि कंपनी के पास जो इनकम आ रही है वो किस नेचर की है, प्रीमियम इनकम है। तो एज ऑडिटर आप क्या क्या पॉइंट्स इस जगह पर वेरीफाई करेंगे। आप सबसे पहले देखिए, प्रॉपर कवर नोट का मतलब पॉलिसी डॉक्यूमेंट आर इश्यूड एंड नो कवर नोट इज ओमिटेड, यानी मैं चेक कर रहा हूं कंप्लीटनेस कि जितने भी कवर नोट इश्यू किए गए थे उन सबके अंगेंस्ट प्रीमियम इनकम को रिकॉग्नाइज किया गया है। कोई भी कवर नोट की प्रीमियम इनकम का रिवेन्यू रिकॉग्निशन बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑमिट नहीं किया गया। ऑल कवर नोट्स आर सीरियली नंबर्ड, सारे के सारे कवर नोट क्या होने चाहिए, आपके सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। ऑल प्रीमियम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच रिस्क इंसेप्टिंग ड्यूरिंग द रेलिवेंट अकाउंटिंग ईयर हैज बीन अकाउंटेड एज प्रीमियम इनकम। इस बात को समझिए, क्या पॉइंट कहा। सपोज कि एक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OIC, इनका एक कस्टमर है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया, स्टॉक इंश्योरेंस। ये स्टॉक इंश्योरेंस सपोज इन्होंने करवाया था 1 जनवरी 2021 को। मिस्टर ए अपना अकाउंटिंग ईयर लेके चल रहे हैं यहां पर 21-22, और इन्होंने यहां पर स्टॉक इंश्योरेंस के 12,000 रुपए का पेमेंट किया था। इसको बेटा प्लीज ध्यान से आप देखना। तो मिस्टर ए ने स्टॉक इंश्योरेंस करवाया है, स्टॉक इंश्योरेंस करवाया इन्होंने 1 जनवरी 2021 को, 1 साल का प्रीमियम पे किया है, टोटल पे किया इन्होंने 12,000। जब मैं 21-22 की बात करूंगा, सॉरी इसको 1 जनवरी 2022 करना, 1 जनवरी 2022 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 21-22। तो 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यहां पर 3 महीने तो बिलोंग करेंगे आपके करंट ईयर से, और 9 महीने बिलोंग करेंगे आपके नेक्स्ट ईयर से। 3 महीने बिलोंग कर रहे हैं आपके करंट ईयर से, और 9 महीने बिलोंग कर रहे हैं आपके नेक्स्ट ईयर से। तो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो जो इन्होंने 12,000 रुपए का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी को किया था, ये 12,000 का पेमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी को किया था, ये अपने यहां पर इसको एक्सपेंस लेंगे करंट ईयर में 3,000 का, और बाकी 9,000 को ये अपने यहां पर दिखाते हैं एज प्रीपेड इंश्योरेंस। आई थिंक 11-12 में आपने ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा करा होगा कि जितना करंट ईयर में बिलोंग कर गया वो करंट ईयर का आपका एक्सपेंस होगा, और जितना नेक्स्ट ईयर के लिए आपने पे कर दिया वो जस्ट लाइक एडवांस हो गया, और उसको आप अपने बुक्स में दिखाते हो एज प्रीपेड इंश्योरेंस। लेकिन अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बात करूं, अगर मैं यहां पर इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बात करूं, तो ये बताइए क्या इसका रिस्क जो कमेंस हुआ था, क्या 21-22 में रिस्क कमेंस हो गया था, नहीं हो गया था? क्या फाइनेंशियल ईयर 21-22 में रिस्क कमेंस हो गया, नहीं हो गया? से बिल्कुल हो गया। ये पूरी की पूरी 12,000 को, ये पूरा का पूरा 12,000 को अपना करंट ईयर का इनकम दिखाएगा। ये ऐसा नहीं करेगा भाई साहब कि 3,000 रुपए मेरी करंट ईयर की इनकम है और 9,000 रुपए मेरी नेक्स्ट ईयर की इनकम है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 3,000 को करंट ईयर की इनकम दिखाए और 9,000 को दिखाए प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर रिस्क का इंसेप्शन हो चुका है तो जितना भी आपको प्रीमियम मिला था जिसके अगेंस्ट रिस्क का इंसेप्शन हो चुका है वो करंट ईयर की आपकी इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके से बाइफरकेशन नहीं करती। इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर करते होंगे बट इंश्योरेंस कंपनी ऐसा बाइफरकेशन नहीं करती है। तो देखिए ध्यान से, ऑल प्रीमियम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच
risk incepting during relevant accounting year has been accounted as premium income. Suppose इसी केस में अगर मिस्टर ए ने प्रीमियम टोटल 2 साल का पे किया होता, 12,000 इंटू 2, ये टोटल 24,000 का प्रीमियम पे किया होता, 12,000 एक साल, यानी कि टोटल 2 साल का इन्होंने अगर प्रीमियम का अपना एक्सपेंस पे किया होता, तब इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता, पहले साल का रिस्क कमेंस हो चुका है, तो 12,000 को तो वो अपनी करंट ईयर की इनकम दिखाएगी, लेकिन जो अगले साल का प्रीमियम आपको एडवांस मिल गया, क्या उसका रिस्क कमेंस अभी हुआ? 12,000 का तो रिस्क कमेंस हो चुका है, तो 12,000 कंप्लीटली मैं इसी साल की अपनी इनकम दिखाऊंगा एज इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन जो उसको अगले साल के लिए भी प्रीमियम एडवांस मिल गया, क्या उसका रिस्क कमेंसमेंट अभी हुआ? नहीं सर, उसका रिस्क कमेंसमेंट अभी नहीं हुआ, तो 12,000 को ये अपने यहां पे दिखाएगी प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस। यानी कुल मिलाकर जो प्रीमियम आपको मिला है, अगर उसके अगेंस्ट करंट ईयर में रिस्क का इंसेप्शन हो चुका है, तो वो पूरी की पूरी प्रीमियम की इनकम जो होगी करंट ईयर में बुक की जाएगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा प्रीमियम भी मिल गया है करंट ईयर में जिसके अगेंस्ट अभी कोई भी रिस्क 31 मार्च तक इंसेप्शन में आया ही नहीं था, लेकिन प्रीमियम आपको मिल चुका है, तब उस केस में हम इसको दिखाएंगे प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी आज के टाइम पर बाइक में या कार पे वो आपको 2-2 साल का 3-3 साल का प्रीमियम ऑफर कर रही है कि 3 साल का प्रीमियम पे कर दीजिए, 1 साल और छुट्टी करिए। फिर तो जो पहला साल है उसका तो रिस्क इंसेप्शन हो चुका है, तो पहले साल का जो प्रीमियम होगा वो पूरा का पूरा करंट ईयर की इनकम बुक कर लिया जाएगा। लेकिन अगले 2 साल का जो प्रीमियम आपको एडवांस में मिल गया है, उसके अगेंस्ट अभी कोई रिस्क का इंसेप्शन करंट ईयर में नहीं हुआ, वो 1 साल के बाद होगा या वो 2 साल के बाद होगा। तो ऐसा जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को मिला है वो उसको अपने यहां पर शो करेगी एज प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस वाले पॉइंट को यहां पे पहले लिंक कर रहा हूं मैं। फॉर रिस्क कमेंसिंग आफ्टर ईयर एंड, रिस्क कमेंस होगा ईयर एंड के बाद, एंड प्रीमियम इज रिसीव्ड इन एडवांस, द सेम हैज बीन शोन एज प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस एंड सी वेदर सिमिलर एडवांस ऑफ लास्ट ईयर। अगर ऐसा एडवांस को लास्ट ईयर आया था बट रिस्क का इंसेप्शन करंट ईयर में आया है, तो वो करंट ईयर की आपकी इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर रिस्क कमेंसिंग आफ्टर ईयर एंड एंड द प्रीमियम इज रिसीव्ड इन एडवांस, the same has been shown as premium received in advance and see whether similar advance of last year is accounted this year as income. Premium receipt for fire, marine, motor, miscellaneous insurance business is recorded in the relevant books of account. इनको फिर मैं वो बोलूंगा, एजम्पशन लूंगा बेटा, एक रिविजनरी क्लास है तो इतना तो मैं एज्यूम करूंगा कि पहले इस चैप्टर को एक बार आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और एक अकाउंट बैकग्राउंड जो इंटर लेवल पे आपने पढ़ा था उसकी भी एक नॉलेज आपके पास है। भाई अगर मैं रिवेन्यू अकाउंट की बात करूं तो जो रिवेन्यू अकाउंट बनाने होते हैं वो इनको अपने हर एक बिजनेस का सेपरेट बनाना होता है। फायर का रिवेन्यू अकाउंट आपका अलग बनेगा, मैरीन का रिवेन्यू अकाउंट आपका अलग बनेगा, मिसलेनियस का रिवेन्यू अकाउंट आपके अलग बनेंगे। तो जो भी प्रीमियम आप ले रहे हो वो सेपरेट बुक्स में बेटा आप इनको रिकॉर्ड करते हो। प्रीमियम रिसीट फॉर फायर, मैरीन, motor, miscellaneous insurance business is recorded in the relevant books of account. Premium collected is recorded as gross figure without providing for URR, because जब आप कोई प्रीमियम रिसीव करते हो तो रिस्क इंसेप्शन हो जाता है, और जितने भी रिस्क 31 मार्च तक एक्सपायर नहीं होते, अगले साल जा रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट आपको एक रिजर्व क्रिएट करना होता है। रिजर्व आप क्रिएट किस पे करते हो? जो भी आपका प्रीमियम था, नेट प्रीमियम, उसके ऊपर आपने यूआरआर क्रिएट करा था। तो अब बात आई सर, जब प्रीमियम की इनकम को रिकॉर्ड करूंगा वो नेट ऑफ यूआरआर करनी है या मुझे ग्रॉस फिगर पे करनी है? तो आंसर इसकी आपको जो प्रीमियम की इनकम को रिकॉर्ड करना होगा वो ग्रॉस फिगर पे करना होगा विदाउट प्रोवाइडिंग यूआरआर। प्रीमियम कलेक्टेड इज रिकॉर्डेड एट ग्रॉस फिगर विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर यूआरआर। एमसीक्यू आपका इस वाले पॉइंट पर बच्चे पॉसिबल हो सकता है, MCQ. And in case of co-insurance, only company share of premium has been properly booked. Sir, what is called co-insurance? जब 2 या उससे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी मिलकर एक रिस्क कवर देते हैं। सपोज कि 2 इंश्योरेंस कंपनी है, OIC एंड NIC।
OIC एंड NIC, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ये दोनों ही सब्सिडरी कंपनी हैं आपकी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की। तो ए लिमिटेड अप्रोच करती है OIC को कि सर मुझे 500 करोड़ रुपए का मेरा एक प्लांट है, उसका रिस्क कवर आपसे चाहिए। अब OIC को देखा जाए तो 500 करोड़ रुपए का रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। उसने कहा ठीक है प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन मैं और एक और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर ये ज्वाइंटली रिस्क कवर आपको देंगे। तो ए लिमिटेड कहते हैं कि नहीं सर मेरे को फिर दो दो जगह पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। बोले चिंता ना करो, मैं काम करूंगा एज लीड इंश्योरर, 300 करोड़ का रिस्क कवर तो मैं देता हूं आपको, और 200 करोड़ का रिस्क कवर दिलवाऊंगा मैं आपको NIC से। मैं काम करूंगा एज लीड इंश्योरर, आपको NIC के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारी पेपर फॉर्मेलिटी आपकी मेरे ऑफिस में होगी, प्रीमियम का अमाउंट आप मुझे पे करेंगे। इनकेस भगवान ना करे कल को आपके प्लांट पे कोई रिस्क आता है तो जो क्लेम आपको लॉन्च करना है वो केवल एक ही जगह पर आप मेरे पास लॉन्च करेंगे, यानी कोई भी फॉर्मेलिटी आपको NIC के साथ नहीं करनी। लेकिन ये जो कवर नोट आपको मिलेगा उस कवर नोट में क्लियर होगा कि जो रिस्क कवर दिया गया है वो OIC एंड NIC ने मिलकर दिया हुआ है, बट सारी फॉर्मेलिटी लीड इंश्योरर अपने एंड पे कर लेगा। ठीक है, बात यह हो गई कि चलिए OIC एंड NIC मिलकर ये ए लिमिटेड को 500 करोड़ रुपए का एक रिस्क कवर दे रहे हैं। अब इस केस में जो प्रीमियम की इनकम होगी तो ए लिमिटेड अपने यहां पे प्रीमियम रिसीव करेगा, OIC प्रीमियम की इनकम रिसीव करेगा किससे? ए लिमिटेड से। ए लिमिटेड प्रीमियम की जितना भी प्रीमियम बनेगा वो पूरा प्रीमियम वो OIC को पे करेगी, और इस केस में OIC ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंट्री के पास करेगी, जितना भी प्रीमियम आया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम इनकम टू NIC। यहां पर तो टोटल अमाउंट आ गया जितना भी उसने रिसीव किया होगा, टोटल अमाउंट। इसमें यहां पर लेगा वो ओन शेयर, इस प्रीमियम में उसका शेयर कितना था, और जो दूसरे का शेयर था वो मेरी इनकम थोड़ी ना होगी। जो दूसरे का शेयर था वो मेरी इनकम नहीं है, मेरी लायबिलिटी क्रिएट होगी कि मुझे NIC को उसके हिस्से का प्रीमियम पे करना होगा। अकॉर्डिंगली यहां पर आपने NIC का जो शेयर था उसके लिए अपने यहां पर लायबिलिटी आपने बुक कर ली। तो जब मैं को इंश्योरेंस की बात करूंगा तो केवल जितना मेरे हिस्से का प्रीमियम होगा मैं उतनी ही इनकम को रिकॉग्नाइज करूंगा। दूसरी इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम जो मुझे मिल गया है वो मेरे यहां पर करंट लायबिलिटी रहेगा जब तक कि मैं उसको पे ना कर दूं। तो इन केस ऑफ को इंश्योरेंस ओनली कंपनी शेयर ऑफ प्रीमियम हैव बीन प्रॉपरली बुक्ड। दूसरी कंपनी का प्रीमियम जो आपको मिला है बिकॉज आप लीड इंश्योरर थे, पेमेंट आपके पास आ गया, वो आपकी इनकम नहीं होगी जब तक कि मैं उसको पे ना कर दूं, वो मेरे यहां पर रहेगी एज करंट लायबिलिटी। तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि एक एक सारे पॉइंट जितने भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो स्पीड थोड़ी सी फास्ट है बिकॉज मुझे कम टाइम में ये पूरा चैप्टर कवर करना है GIC का, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। LIC का जो होगा वो सेशन आपको कल देखने को मिलेगा। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम पेड। अब चलिए, इंश्योरेंस कंपनी ने किसी एक पॉलिसी के अगेंस्ट किसी एक एसेट को सिक्योर करा हुआ था, यानी प्रीमियम ले रखा था और रिस्क कवर दिया हुआ था। कल को उस एसेट पे कोई थ्रेट आ जाता है, कोई लॉस उस एसेट पे हुआ, एसेट डैमेज हो जाती है, तो जो अब इंश्योरेंस कंपनी का कस्टमर था वो इंश्योरेंस कंपनी को एक क्लेम लॉन्च करेगी। जब तक क्लेम का इंटीमेशन नहीं आएगा, इंश्योरेंस कंपनी बेटा क्लेम का पेमेंट करने का जो अपना प्रोसेस होगा वो स्टार्ट करेगी नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि भाई वहां पे अगर कोई थ्रेट आता है तो प्लीज मेरे पास पहले आप क्लेम को इंटीमेट करेंगे। क्लेम इंटीमेट होगा, मेरे यहां से एक सर्वेयर जाएगा, वो सर्वे करेगा कि वास्तव में लॉस आपका जेन्युइनली हुआ भी है या नहीं हुआ, आग लगी थी या आग लगवाई गई थी, ये सारी बात सर्वेयर जाके बेटा चेक करता है, फोटो वगैरह प्रॉपर खींच के लेके आता है, और सर्वेयर की रिपोर्ट के बेस पर अल्टीमेटली क्लेम का पेमेंट किया जाता है। तो वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम पेड। कोई इंश्योरेंस अगर आपका है तो मैं केवल उतना ही क्लेम पेमेंट दिखाऊंगा जितना मुझसे बिलोंग कर रहा होगा, दूसरे से जो बिलोंग करता होगा वो मेरे क्लेम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो क्लेम हैव बीन बुक्ड ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनी शेयर। भाई सिंपल सी बात है, जैसे प्रीमियम की बात कर रहे थे, प्रीमियम जब मेरे पास आया तो अपने हिस्से का ही प्रीमियम को आपने इनकम रिकॉग्नाइज किया था। दूसरी इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम मुझे मिल गया वो मेरी इनकम नहीं था। ऐसे ही अभी ए लिमिटेड को एक हमने इंश्योरेंस कवर दिया था
कल को अगर ए लिमिटेड के यहां पर जिस असेट पर इंश्योरेंस कवर दिया गया था उस पर अगर कोई थ्रेट आ गया, तब उस केस में ए लिमिटेड तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में को क्लेम लॉन्च करेगी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम का पेमेंट करेगी। लेकिन जो एनआईसी के हिस्से का क्लेम आज मैंने पे कर दिया वो मुझे रिकवर करना होगा दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से, एनआईसी से, तो उसका क्लेम जो मैंने पे किया है वो मेरे क्लेम के अंदर नहीं आना चाहिए। तो क्लेम हैव बीन बुक्ड ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनी शेयर, क्लेम्स कम्युनिकेटेड आफ्टर ईयर एंड। इस पॉइंट को देखिए, फाइनेंशियल ईयर था 21-22, अब क्या था कि 30 मार्च 2022 है, 31 मार्च को ले लेते हैं, 31 मार्च 2022 को एक सीए के ऑफिस की बात करते हैं। चलिए फनी सा एग्जांपल देता हूं एक। तो सीए ने अपने आर्टिकल से काफी लेट नाइट तक काम करवाया और लेट नाइट तक काम कराने के बाद सपोज 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गए और तब जाकर उन्होंने कहा ठीक है अब क्लोजिंग का काम पूरा हो गया, अब आप सब लोग जा सकते हो। आर्टिकल आज बहुत खुंदस में थे, बोले नहीं यार ये बॉस जो है बहुत परेशान करता है यार, एक काम करता है आज बॉस को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बोले यार ये तो हमें रात को 9-10 बजे के आसपास छोड़ रहा है, इस टाइम पर हमें ना तो कोई मेट्रो मिलती है ना कोई बस मिलती है, ये तो अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधा निकल जाता है। बोले एक काम करते हैं सबक सिखाते हैं, और रात को 10 या 11 बजे के आसपास, 10 या 11 बजे के आसपास आर्टिकल ने मिलकर अपने सीए की सारी गाड़ी का सुहागा कर दिया, मतलब गाड़ी को अच्छा खासा डैमेज कर दिया, शीशे तोड़ दिए, पूरी तरह से गाड़ी को डैमेज किया। अब जब गाड़ी पे इतना डैमेज हो गया तो अब ये देखा जाए तो ये डैमेज कब हुआ, 31 मार्च 2022 को डैमेज हुआ। लेकिन जो क्लेम इंटीमेट होगा, ये क्लेम इंटीमेट किया गया अगले साल 1 अप्रैल 2022 को। क्लेम इंटीमेट हुआ है आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन दुर्घटना या घटना, ये घटना कब घटित हो गई थी, 31 मार्च 2022 तक ये घटना घटित हो चुकी थी, बट क्लेम जो इंटीमेट हुआ वो 31 मार्च के बाद हुआ। तो अब ये बताइए कि ये जो क्लेम है, ये जो क्लेम है, क्या ये क्लेम आपका 21-22 में आना चाहिए, 21-22 में, या ये क्लेम 22-23 में आना चाहिए? बिकॉज क्लेम तो इंटीमेट हुआ है 1 अप्रैल 2022 को, और जब क्लेम 1 अप्रैल 2022 को हुआ तो ये क्लेम जो होगा ये 22-23 का क्लेम माना जाए या 21-22 का क्लेम माना जाए? क्लेम बेटा ये 21-22 का ही होगा, भले ही इंटीमेट 1 अप्रैल 2022 को हुआ है, यानी कि आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर भले ही ये इंटीमेट हुआ हो, लेकिन दुर्घटना कब हुई है, घटना कब हुई है, ये घटना आपके फाइनेंशियल ईयर के दौरान हो चुकी थी। ये क्लेम 21-22 का होगा। हां इतना तय है कि 21-22 का ये क्लेम पेड तो नहीं हो सकता, वो जब इंटीमेट ही 31 मार्च के बाद हुआ है, पेड बेस पे तो नहीं होगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग क्लेम की प्रोविजनिंग अगर इंश्योरेंस कंपनी इस क्लेम को एक्सेप्ट करती है, अगर इंश्योरेंस कंपनी ऐसे क्लेम को एक्सेप्ट करती है, तब ऐसे केस में आउटस्टैंडिंग क्लेम की प्रोविजनिंग आपके 21-22 फाइनेंशियल ईयर के अंदर बेटा डेफिनेटली आएगी। मतलब ये मत सोचना कि 31 मार्च के बाद अगर क्लेम इंटीमेट किया जा रहा है तो ये अगले फाइनेंशियल ईयर का क्लेम होगा, नहीं, ये क्लेम इसी फाइनेंशियल ईयर का होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में ऐसी कोई घटना या दुर्घटना घटित हुई थी। लेकिन इतना तय है कि 31 मार्च के बाद ये क्लेम इंटीमेट हुआ है तो 31 मार्च तक इसका पेमेंट तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसका पेमेंट हो चुका होगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसे क्लेम को एक्सेप्ट किया है तो आउटस्टैंडिंग क्लेम की प्रोविजनिंग आपके बुक्स में की जाएगी, ये बुक्स में होगी, ये 21-22 का क्लेम होगा आपका, 21-22 का। तो मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन द ईयर ऑफ ऑडिट, ये क्लेम आपका होगा मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन द ईयर ऑफ ऑडिट, और पेड बेस पे नहीं होगा, तो इस बात का भी ध्यान रख लेना। ऐसे क्लेम की क्या होगी, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है तो ऐसे आउटस्टैंडिंग क्लेम की प्रोविजनिंग की जाती है। अमाउंट डिपॉजिटेड विद द कोर्ट, अब आपने एक मूवी देखी होगी ओ माई गॉड, बहुत पहले आई थी, अक्षय कुमार की, परेश रावल की। तो उस मूवी में यह था कि एक्ट ऑफ गॉड, बिकॉज परेश रावल की दुकान को कोई नुकसान हो गया था और इंश्योरेंस कंपनी ने उसके क्लेम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। जब इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसे क्लेम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो प्रोविजनिंग तो बेटा नहीं क्रिएट करेंगे, बिकॉज प्रोविजनिंग तो तभी होती है जब मैं क्लेम को एक्सेप्ट कर लेता हूं बट 31 मार्च तक उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो उस केस में ऐसे आउटस्टैंडिंग क्लेम की प्रोविजनिंग की जाती है। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसे किसी क्लेम को एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ,
ऐसे किसी क्लेम को एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ, देन आउटस्टैंडिंग क्लेम की प्रोविजनिंग तो नहीं होगी। अब जब मेरा कोई नुकसान हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ऐसे क्लेम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, तब उस केस में परेश रावल ने बेटा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बोले भाई इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि मेरे को अगर मैं प्रीमियम पे करता हूं तो नुकसान हुआ है तो मुझे इसका पेमेंट करे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट करने से मना कर दिया था। और ऐसा फिर एक केस नहीं था, बहुत सारे केसेस जहां पर इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसे क्लेम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। ऐसे बहुत सारे केस की सुनवाई अब अदालत में चल रही थी। अदालत में अगर इस मूवी में अगर आपने ध्यान से देखा हो, कि नालायक पढ़ते हो ध्यान से नहीं हो, मूवी तो कम से कम ध्यान से देख लिया करो, तो उस मूवी के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज को ना ऑर्डर दिया गया था कि इतना पैसा आप कोर्ट में जमा करवा दीजिए। जो पैसा कोर्ट में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप हार चुके हो, इसका मतलब ये नहीं है, यानी अभी हम आपसे क्लेम का पेमेंट नहीं करवा रहे, ये पैसा बस आप कोर्ट में जमा करवा दीजिए। कल को अगर इंश्योरेंस कंपनी फैसला आपके फेवर में नहीं आता तो ये जो पैसा हम आपसे जमा करवा रहे हैं कोर्ट के अंदर, इस पैसे से हम उनका जो आपके क्लाइंट थे जिनका आपने क्लेम एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, उनका पेमेंट हम यहां से कर देंगे। तो अगर किसी डिस्प्यूट की वजह से इंश्योरेंस कंपनी कोर्ट में अमाउंट डिपॉजिट करवाती है, बिकॉज कोर्ट का ऑर्डर था, और अगर कोर्ट का ऑर्डर है इंश्योरेंस कंपनी पीछे नहीं हट सकती, उसको पैसा जमा करवाना होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर ऐसा कोई पैसा कोर्ट में जमा करवा कर आती है तो उस केस में इसे क्लेम नहीं माना जाएगा, ये पैसे को क्लेम नहीं माना जाएगा। सर ये क्या रहेगा, ये आपकी असेट है, अमाउंट डिपॉजिटेड विद कोर्ट, कि मेरा पैसा है जो अभी कोर्ट के पास है, ये जब तक ये आपका पैसा, जब तक कोर्ट का सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक ये पैसा एज असेट आपकी बैलेंस शीट में मूव करेगा। तो शुड नॉट बी ट्रीटेड एज क्लेम पेड, इस पैसे को आप कभी भी क्लेम पेड नहीं दिखा सकते, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज क्लेम पेड। सेटलमेंट अमाउंट, कि जो आपने क्लेम का अमाउंट पे किया है, तो जितना अमाउंट आप पे करते हो उससे अलग हटके भी बेटा इंश्योरेंस कंपनीज के कुछ खर्चे होते हैं, लाइक कि जो सर्वेयर को उसकी फीस का पेमेंट होता है, सर्वेयर बेटा ट्रैवलिंग करता है, इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर वो जाता है, क्लाइंट की साइट पे जाता है, पुलिस रिपोर्ट फीस होती है, फोटोग्राफ चार्जेस वगैरह होते हैं। तो जो क्लेम का अमाउंट अल्टीमेटली आप डेबिट मारेंगे, वो सारे के सारे ऐसे इंसिडेंटल खर्चों को शामिल करते हुए क्लेम का अमाउंट आपको डेबिट करना होगा। So claim account is debited with all payments like surveyor fees, traveling expense, police report fees, फायर फाइटिंग चार्जेस होते हैं, फोटोग्राफ चार्जेस होते हैं। अकाउंटिंग फॉर सॉल्वेज, सॉल्वेज क्या होता है कि दुर्घटना के बाद बेटा जो कबाड़ा टाइप का, स्क्रैप टाइप का बच जाता है, तो वो जब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम का पेमेंट कर दिया, तो अब जो बिल्कुल डैमेज कबाड़ टाइप का कुछ बचा हुआ है उसको बेच के थोड़ी बहुत जो रिकवरी होगी वो किसकी होगी, वो इंश्योरेंस कंपनी की होगी। देन साल्वेज रिकवर्ड हैज बीन प्रॉपरली अकाउंट फॉर, कि आपने प्रॉपरली अकाउंट फॉर करा है या नहीं करा। नाउ लेटर ऑफ सब्रोगेशन हैज बीन ऑब्टेन एज पर द प्रोसीजर। अच्छा कोई बच्चा मुझे प्लीज यहां पर रिप्लाई करेगा, व्हाट इज लेटर ऑफ सब्रोगेशन। देखना है कितना टेक्निकली आपने इस चैप्टर को पढ़ा है। लेटर ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है, मैंने तो केवल इतना लिखा हुआ हैज बीन ऑब्टेन एज पर द प्रोसीजर। अगर कोई रिप्लाई कर सकता बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दे, व्हाट इज लेटर ऑफ सब्रोगेशन, व्हाट इज लेटर ऑफ सब्रोगेशन, ये क्या होता है। 1 मिनट के लिए मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, इनकेस रिप्लाई नहीं आया तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। व्हाट इज लेटर ऑफ सब्रोगेशन, नो आइडिया, ओहो गेट आइडिया, पता होना चाहिए बेटा धवल जी, और बाकी सारे बच्चे हैं बेटा अगर उन्हें पता है तो बताओ ना, वो भी नो आइडिया लिखें। क्लाइंट से कंफर्मेशन ले लेना आगे कोई भी नहीं, एक सेकंड मोबाइल को थोड़ा हाथ में लेते हैं। क्लाइंट से कंफर्मेशन ले लेना आगे वो कभी भी इस केस से RLTD कंपनी के नहीं अंगेंस्ट केस नहीं करेगा, कंपनी के अंगेंस्ट केस नहीं करेगा बेटा। वो आता है अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट, जो आप बोल रहे हो ना मोहित जी, वो होता है अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट। मैं पूछ रहा हूं आपसे लेटर ऑफ सब्रोगेशन, व्हाट इज लेटर ऑफ सब्रोगेशन।
देखिए मेरी एक कार है और मैंने इस कार का इंश्योरेंस कवर लिया था और ये इंश्योरेंस कवर था सपोज 15 लाख का। कल को मेरी कार खो जाती है भगवान ना करे ऐसा हो। कल को मेरी कार खो जाती है, मेरी कार मिसिंग है, चोरी हो गई, चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो मैंने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई, पुलिस को रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने भी अपनी पूरी कार्रवाई कर ली और अल्टीमेटली बेटा पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले आपकी कार को हम रिकवर नहीं कर पा रहे, आपकी कार को हम नहीं ढूंढ पा रहे। ठीक है, तो मुझे लॉस हो गया, लॉस हो गया। क्या इंश्योरेंस कवर था मेरे पास? मैंने कहा हां मेरे पास इंश्योरेंस कवर था और मेरे पास इंश्योरेंस कवर सपोज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का था, एनआईसी का था। तो मैंने अब एनआईसी को कहा भाई मेरी कार तो खो गई थी, मुझे इसका रिस्क कवर, मुझे इसका पेमेंट करिए। तो एनआईसी ने भी देख लिया कि बेटा पुलिस में रिपोर्ट वगैरह फाइल हुई थी, नहीं कुछ भी हो सकता। तो अल्टीमेटली एनआईसी ने मुझे मेरी गाड़ी का पेमेंट कर दिया, मुझे मेरी गाड़ी का पेमेंट कर दिया। अब जब मुझे मेरी गाड़ी का पेमेंट मिल जाता है, भगवान की एक बहुत बड़ी अनुकंपा मेरे ऊपर हुई और 2 दिन बाद मेरी गाड़ी मिल जाती है। अब 2 दिन बाद मेरी गाड़ी मिल गई, मैंने कहा तो मजा आ गया, 2 लड्डू, पैसे भी मिल गए और गाड़ी भी मिल गई। ये बताइए अब जो गाड़ी मिली है, अब जो गाड़ी मिली है, क्या इस गाड़ी पर क्या आपका कोई अधिकार रह जाता है क्या? हालांकि मैंने गाड़ी पर रिस्क कवर ले रखा था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से, और गाड़ी खो जाती है, चोरी हो जाती है, पुलिस में रिपोर्ट कराई, पुलिस ने पूरी कार्रवाई करी, गाड़ी नहीं मिली, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा लॉस कंपनसेट कर दिया। एक साथ नहीं करता, पुलिस की कार्रवाई का वेट करते हैं, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जब अल्टीमेटली जब गाड़ी नहीं मिली तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे मेरा रिस्क कवर जो था वो पेमेंट करा। अब जैसे पेमेंट करा 2 दिन के बाद मेरी गाड़ी मिल गई। अब 2 दिन के बाद जो गाड़ी मिली है, तो ये गाड़ी किसकी? ये गाड़ी किसकी? ये गाड़ी मेरी होगी या ये गाड़ी एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी? ये गाड़ी पे बेटा जो राइट होगा वो एनआईसी का होगा। तो जनरली इन केस ऑफ मिसिंग असेट, बिकॉज जो असेट डिस्ट्रॉय हो गई है, सबूत है कि जलकर राख हो गई है, तो अगर कोई असेट मिसिंग असेट है और उस पर इंश्योरेंस कवर आज पूरा हो जाता है, तो यह है कि उस असेट पर अब फ्यूचर में आपका कोई भी राइट नहीं रहेगा। आप अपने सारे राइट इस असेट पर छोड़ रहे हो और वो राइट आप असाइन कर रहे हो किसके फेवर में? इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में। ऐसे केस में लेटर ऑफ सब्रोगेशन कॉल किया जाता है, लेटर ऑफ सब्रोगेशन। तो अगर किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी ने उसका पेमेंट करा है, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे कस्टमर से क्या कॉल करेगी? भाई लेटर ऑफ सब्रोगेशन दे दीजिए कि कल को अगर ये असेट मिलती है, ऐसी असेट पर आपके कोई भी राइट्स नहीं रहेंगे, आपके कोई भी राइट यहां पर नहीं रहेंगे। एंड अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट, कि जब मैं फाइनल सेटलमेंट कर देता हूं, जब मैं एक फाइनल सेटलमेंट कर देता हूं, तो अब यह है कि भाई कोई ड्यू अब इंश्योरेंस कंपनी से नहीं है, मैं अपने जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उनसे लिखवा के लेता हूं। सर प्लीज मुझे अब लिख के दे दो कि जितना आपका क्लेम बनता था इंश्योरेंस कंपनी ने आपको वो क्लेम दे दिया है, इससे आप सेटिस्फाई हो, कल को कोई भी क्लेम अब आप हमसे दोबारा कॉल नहीं कर सकते। ये ना हो कि ये भी ले लिया और बाद में कहा कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे तो और क्लेम चाहिए। जब एक क्लेम का डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो वो डिस्चार्ज हो जाने पर जो कस्टमर होता है, क्लेमेंट होता है, उससे कॉल किया जाता है एक अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट। तो देखिए एक अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट क्लेमेंट से जब क्लेम का डिस्चार्ज हो जाता है, प्रॉपरली कॉल किया जाता है या नहीं किया जाता। अच्छा मुझे एक बार प्लीज बेटे जरा ये कंफर्म करना कि लेटर ऑफ सब्रोगेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लेटर ऑफ सब्रोगेशन पे ब्लैंक थे, कि लेटर ऑफ सब्रोगेशन आपको क्लियर है या नहीं है? प्लीज यस या नो पे रिप्लाई कर देना, प्लीज यस या नो पे रिप्लाई कर देना कि लेटर ऑफ सब्रोगेशन वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं है। क्लेम के ऊपर कभी भी है ना एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। इस पर जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेगा। और देखो कैसे याद कर सकते हो आप इसको, 3CS व्हाट इज सी? को इंश्योरेंस, 3 सी याद करने हैं, को इंश्योरेंस, क्लेम कम्युनिकेटेड आफ्टर ईयर एंड, एंड सी फॉर कोड। 3C याद करने हैं आपको, 3C, को इंश्योरेंस, क्लेम कम्युनिकेटेड आफ्टर ईयर एंड, एंड द कोड। फिर 3 याद करने हैं आपको S, 3S क्या क्या है? S इज फॉर सेटलमेंट अमाउंट, S इज फॉर सॉल्वेज एंड S इज फॉर सब्रोगेशन। और लास्ट में एक याद करना है आपको, अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट, UDN, अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट। यस सर, अब ऑलवेज याद रहेगा, यस सर, क्लियर है, क्लियर है।
तो वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम पेड की बात करता है मल्टीपल टाइम्स, बेटा रिपीट मोड पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3CS आप यहां पर याद करिए, कोई इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, क्लेम कम्युनिकेट हुआ है आफ्टर ईयर एंड, और बात करता है अमाउंट डिपॉजिटेड विद कोर्ट। ये तो 3C याद करने हैं। फिर S याद करना है आपको, सेटलमेंट अमाउंट का, सॉल्वेज का एंड सब्रोगेशन का, और एक पॉइंट याद करना है आपको अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट का। नाउ क्लेम आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड या फिर क्लेम प्रोविजन, यानी कि ऐसे क्लेम जो एक्सेप्ट हुए लेकिन 31 मार्च तक उनका पेमेंट नहीं हुआ। ऐसे क्लेम जो 31 मार्च यानी कि कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने उनको एक्सेप्ट तो कर लिया कि ठीक है आपका क्लेम देना बनता है, आपका क्लेम जेन्युइन है, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम का पेमेंट करेगी, बट 31 मार्च तक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऐसे क्लेम का पेमेंट नहीं हुआ था, इन्हें बोलते हैं हम यहां पर क्लेम आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड। और ऐसे ही क्लेम पर क्या होती है आपकी प्रोविजनिंग होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बेटा कुछ भी पूछ सकता है कि वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम प्रोविजन या वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम प्रोविजन या फिर वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड। देखिए क्या क्या पॉइंट्स आपको चेक करने हैं। क्लेम्स आर प्रोवाइडेड फॉर नेट ऑफ एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू। आपको जो प्रोविजनिंग करनी है, क्लेम की जो प्रोविजनिंग करनी है, सपोज मुझे लगता है कि 100 रुपए का तो मेरा आउटफ्लो होगा, लेकिन 10 रुपए तो जो सॉल्वेज है, जो स्क्रैप होगा, उससे मिल जाएंगे, तो नेट आउटफ्लो कितने का होगा आपको 90 रुपीज का। तो आपको जो क्लेम की प्रोविजनिंग करनी है, आउटस्टैंडिंग क्लेम की जो प्रोविजनिंग करनी होगी, चेक करना है क्या वो नेट ऑफ एस्टिमेटेड सॉल्वेज किया गया है या नहीं किया गया। प्रोविजन का अमाउंट कभी भी सम इंश्योर्ड से ज्यादा का नहीं होगा। अगर सम इंश्योर्ड है ही 200 रुपए का, तो प्रोविजन कभी भी 200 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। तो चेक करना है कितने का आपने प्रोविजन किया है और आपका सम इंश्योर्ड कितना था। प्रोविजनिंग करते हुए जो एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू थी, क्या वो आपने नेट ऑफ करा है या नहीं करा। फॉर ऑल अनसेटलमेंट क्लेम एट ईयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम कम्युनिकेटेड। इसका मतलब देखिए, मैंने एक कंपनी को उसकी लैंड एंड बिल्डिंग के लिए बहुत मोटा रिस्क कवर दे रखा था, बहुत मोटा रिस्क कवर दे रखा था। अब क्या होता है कि उसकी बिल्डिंग में आग लग जाती है, बिल्डिंग में आग लग जाती है। 31 मार्च को सपोज बिल्डिंग में आग लगी, जब आग कभी भी लगी, चलिए आग लगी, बट उसने अभी तक क्लेम इंटीमेट नहीं किया। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन चलिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूं कि क्लेम इंटीमेट ही नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये वाली बात मीडिया से मालूम चल रही है या अपने सूत्रों के हवालों से खबर मिल रही है कि ऐसी क्लेम, जो मैंने एक असेट पर रिस्क कवर दिया था, उसके ऊपर एक डैमेज आ चुका है, लॉस आ चुका है, बट कंपनी ने अभी तक मुझे इंटीमेट नहीं करा। मैंने कोई बात नहीं, भूल गई होगी, हम इसको अपने यहां पर प्रोविजनिंग क्रिएट कर लेते हैं। जब तक आपके पास क्लेम का इंटीमेशन नहीं आएगा, तब तक बेटा आप प्रोविजनिंग स्टार्ट कर ही नहीं सकते। प्रोविजनिंग का मैं कह सकता हूं पहला स्टेप क्या है कि क्लेम इंटीमेट हुआ है, दूसरा आपने क्लेम को एक्सेप्ट किया है, और तीसरा 31 मार्च तक पेमेंट नहीं हुआ है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो क्लेम की प्रोविजनिंग कर देते हैं। पहला, क्लेम का इंटीमेट होना जरूरी है, दूसरा इंटीमेशन के बाद आपको उस क्लेम का एक्सेप्ट करना जरूरी है कि ठीक है क्लेम आपका बनता है, बट कितना पे करना है अभी डिसाइड नहीं हुआ, सर्वेयर जाएगा, काम करेगा, सर्वेयर की रिपोर्ट आएगी, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे। तो क्लेम इंटीमेट हुआ है, क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन 31 मार्च तक क्लेम का पेमेंट नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो क्लेम की प्रोविजनिंग हम करेंगे। तो फॉर ऑल अनसेटल्ड क्लेम एट ईयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम कम्युनिकेटेड, इंश्योरेंस कंपनी के पास मैं चेक करूंगा क्लेम इंटीमेट, या टेक्निकली बोलते हैं क्लेम का लॉज होना, तो क्लेम प्रॉपरली लॉज हुए थे या नहीं हुए थे। तो जितने भी क्लेम पर प्रोविजनिंग की जा रही है, मैं चेक करूंगा क्लेम का इंटीमेशन रजिस्टर, जहां पर मेंशन किया जाता है किस तारीख को इंश्योरेंस कंपनी ने इस इंटीमेशन को रिसीव किया था। एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, तो आपने पढ़ा होगा बेटा अंडर इंश्योरेंस, ओवर इंश्योरेंस अकाउंट के अंदर। तो अगर अंडर इंश्योरेंस होता है उस केस में एक एवरेज क्लॉज प्रोपोर्शनेट बेस पर हम क्लेम का अमाउंट निकाल देंगे, कितना क्लेम का अमाउंट आपको दिया जाएगा, और ये तभी होता है जब अंडर इंश्योरेंस करवाया जाता है। एंड इन केस ऑफ को इंश्योरेंस, तो भाई सब को इंश्योरेंस में तो सिंपल सी बात है कि ठीक है साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग जो करेंगे वो भाई अपनी अपनी करेंगे। कहते हैं ना यारी तो पक्की बट खर्चा अपना अपना, तो ये बात है कि यारी तो पक्की है, मिलके काम कर लिया, बट इनकम अपनी अपनी, खर्चे अपने अपने, प्रोविजनिंग अपनी अपनी। तो इन केस ऑफ को इंश्योरेंस ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स ओन शेयर, ये प्रोविजनिंग आपकी होनी चाहिए। एंड ओनली फॉर सच क्लेम फॉर विच कंपनी इज लीगली लायबल।
अब सपोज कि कंपनी के ऊपर क्लेम लॉन्च हुआ था, क्लेम इंटीमेट हुआ, लेकिन उसके अगेंस्ट प्रीमियम तो दिया ही नहीं गया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था कि एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस था, उसने रिन्यूअल का प्रीमियम नहीं दिया था, और रिन्यूअल का प्रीमियम नहीं दिया, बोले 10 दिन के बाद रिन्यूअल का प्रीमियम पे कर देंगे, पॉलिसी को प्लीज आप रिन्यूअल कर दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी का रिन्यूअल भी कर दिया। अब इस बीच क्या होता है, प्रीमियम आने से पहले, रिन्यूअल होने के बाद, इसी बीच कोई लॉस एसेट के ऊपर आ जाता है, और अब कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम लॉन्च कर दिया। यह बताइए, क्या कंपनी ऐसा किसी क्लेम का पेमेंट करने के लिए लीगली लायबल है जहां पर प्रीमियम का अमाउंट ही ना आया हो? लीगली लायबल तो थे नहीं। तो अगर मैं लीगली लायबल नहीं था तो उस केस में कोई प्रोविजनिंग वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो 31 मार्च को अगर आपने प्रोविजनिंग कर रखी है, सपोज कि एक एग्जांपल सेट करूं, शायद और ज्यादा क्लियर हो जाए आपको, कि 25 मार्च 2022 को पॉलिसी एक्सपायर हो रही थी, 25 मार्च 2022 को, लेकिन बड़ा कॉर्पोरेट हाउस था, अच्छा प्रीमियम आपके पास सपोज 20 करोड़ रुपए का प्रीमियम आना था। तो कंपनी ने कहा कि प्रीमियम आपको 10 दिन के बाद, यानी कि 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल 2022 तक आपको प्रीमियम मिल जाएगा, बट 25 मार्च को पॉलिसी लैप्स करी है, प्लीज आप इसका रिन्यूअल करिए। इंश्योरेंस कंपनी ने इसका रिन्यूअल कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने इसका रिन्यूअल कर दिया, और 26 तारीख को, या चलिए 28 तारीख को, 28 मार्च 2022 को, ऐसे बेटा केस स्टडी कई बार एग्जाम में है ये वाली, 28 मार्च 2022 को अब असेट के ऊपर एक रिस्क आ जाता है, बिल्डिंग थी सपोज, आग लग जाती है, और अब कंपनी ने 29 तारीख को क्लेम लॉन्च कर दिया, क्लेम इंटीमेट कर दिया, और 31 मार्च तक पेमेंट नहीं हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी इसको अपने यहां पर आउटस्टैंडिंग क्लेम का प्रोविजन लेते हुए चल रही है, आउटस्टैंडिंग क्लेम का प्रोविजन लेते हुए चल रही है। क्या इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कोई अमाउंट पे करने के लिए लीगली लायबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज रिस्क का इंसेप्शन ही नहीं हुआ था, प्रीमियम नहीं मिला था, रिस्क का इंसेप्शन ही नहीं हुआ, और जब रिस्क का इंसेप्शन हुआ ही नहीं तो आप रिस्क कवर नहीं दे सकते, और जब रिस्क कवर ही नहीं है तो आप यहां पर कोई प्रोविजन बच्चे इस तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते। तो ओनली फॉर सच क्लेम फॉर विच कंपनी इज लीगली लायबल। मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 4 नंबर का यहां पर पॉसिबल। मैं फिर बोल रहा हूं, इस चैप्टर पे क्वेश्चन जो भी हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहां पर है? जो केस मैंने अभी आपको कराया वहां पर है, या एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व पे बन सकता है, या एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है सोल्वेंसी मार्जिन पर। इससे अलग हटके कोई केस स्टडी नहीं है, इस चैप्टर पर आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर आपने सीए इंटर के नोट्स प्रोवाइड नहीं किया अभी तक, प्लीज सर हो सके तो नोट्स प्रोवाइड कर देना। ओके बेटा ओके, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए क्लेम रजिस्टर, क्लेम रजिस्टर, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम से रिलेटेड कौन कौन से रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं, ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बट एक बार 4 नंबर का ये भी लगा हुआ है। मतलब चैप्टर में बचा तो कुछ भी नहीं है, आया तो सब कुछ है, आया इस चैप्टर में सब कुछ है, बचा हुआ कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चंस जो आपके होते हैं इस चैप्टर के अंदर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं। तो क्लेम रजिस्टर में क्या क्या रजिस्टर्स आपको मेंटेन करने हैं, इसका एक कोड चाहे तो लिख सकते हो, IQDPS, IQ ऑफ DPS। I फॉर क्लेम इंटीमेशन रजिस्टर, जो क्लेम लॉन्च किए जाते हैं, किस तारीख को क्लेम इंटीमेट किया गया था उसका एक रजिस्टर होता है। रिपोर्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस टीम, कि किसी भी क्लेम को आपने कितना सेटिस्फैक्टरली डिस्चार्ज किया है, इसकी प्रॉपर रेटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस टीम। क्लेम डिसबर्समेंट बैंक बुक, क्लेम डॉकेट, क्लेम डॉकेट क्या होती है, और मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी में जब हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं, शायद अगर आप में से किसी बच्चे ने करी हो इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट, तो पहले या दूसरे ही जब विजिट होती है हम क्लेम के डॉकेट्स कॉल कर लेते हैं। क्लेम डॉकेट का मतलब किसी भी एक क्लेम का पूरा रिकॉर्ड, पूरा कच्चा चिट्ठा, कि कब क्या पॉलिसी दी गई थी, कवर नोट की कॉपी लगी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद पेमेंट किस तरह से आपके पास आया था उसका प्रूफ लगा हुआ होता है। फिर क्लेम जो
इंटीमेट हुआ होगा बिकॉज क्लेम का पेमेंट हुआ है, तो क्लेम लॉज हुआ होगा, वो यहां पर होगा। आग लगी थी तो जो फायर स्टेशन की रिपोर्ट होती है वो यहां पर होती है, पुलिस स्टेशन की जो रिपोर्ट है वो यहां मिलेगी, सर्वेयर जो अपॉइंट हुआ था उसका लेटर यहां मिल जाएगा, सर्वेयर काम करने के लिए गया था, फोटो खींचे थे वो यहां पर होगी, सर्वेयर की पूरी रिपोर्ट यहां पर आपको मिलेगी, क्लेम का पेमेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होगा वो यहां देखने को मिलेगा। यानी किसी भी एक क्लेम की पूरी हिस्ट्री आती है आपके क्लेम डॉकेट के अंदर, और इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिट में यही हम चेक करते हैं, क्लेम के डॉकेट्स कॉल कर लेते हैं। तो सैंपलिंग बेस पर जो बड़ी अमाउंट के क्लेम होते हैं वो मांग लेते हैं, और जो छोटे अमाउंट के होते हैं वो सैंपलिंग बेस पर आप काम कर लेते हो, वो क्लेम का आप डॉकेट्स कॉल करते हो। क्लेम पेड रजिस्टर एंड द सॉल्वेज रजिस्टर। तो ये तो बेटा जो मेरा टारगेट था खत्म करने का, ये तो पूरा हुआ नहीं। एक काम करते हैं, इसको इतना ही रखता हूं बिकॉज कल भी मुझे जो कवर करना है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पे कवर करना है, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में टॉपिक इतना ज्यादा नहीं होगा। तो इस सेशन का ये समझ लो कि ये पार्ट 1 था, और पार्ट 1 में मैंने कवर कर लिया है आपका क्लेम रजिस्टर में। बाकी बचा पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा सेम इसी टाइम पर कल पार्ट नंबर 2 के अंदर। पार्ट नंबर 2 पे जो नोट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसी बीच चाहो तो बेटा आप सेल्फ स्टडी में कवर कर सकते हो, बल्कि करना चाहिए बेटा। अब ये थोड़े कि मैं आपको फ्रेश पढ़ा रहा हूं, ये केवल एक रिवीजन है। तो बिल्कुल इस नोट्स को आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक पर जाके आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। इसको पढ़ना शुरू करिए और कल मेरे साथ वापस सेशन को प्लीज आप ज्वाइन करिए, जहां पर हम ये कवर करेंगे और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसे और कवर करेंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज बच्चे मेंशन करिए, अदरवाइज सेशन को फिर मैं क्लोज करता हूं। बाकी बचा पार्ट नंबर 2 में से कवर करेंगे। पार्ट 2 में कुछ देखा जाए तो कुछ खास टॉपिक होगा नहीं, केवल मेन टॉपिक जो आपका रहेगा समझाने के लिए जो अच्छा टॉपिक है वो होता है ट्रीटी के ऊपर। प्रोपोर्शनेट ट्रीटी होती है, नॉन प्रोपोर्शनेट ट्रीटी होती है, बाकी आप सेल्फ स्टडी कवर करोगे समझ जाओगे। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत ही इफेक्टिव रहा रिवीजन। हाँ, अभी मैं थोड़ा शॉर्ट टाइम कर रहा हूं बिकॉज मैं 1-1.5 घंटे से ऊपर का सेशन नहीं ले सकता, लेकिन जल्दी मैं आपके लिए सेशन प्लान कर रहा हूं जहां पर मैं प्रोफेशनल एथिक्स और ये टैक्स ऑडिट और एक कंपनी ऑडिट, इन तीनों का मैं फुल फ्लैश रिवीजन एक सिंगल वीडियो में दूंगा। तो वो 3-4 घंटे का सेशन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाकी जो सेशंस आपके होंगे वो 1 से 1.5 घंटे के आसपास का आपका सेशन का टाइम रहेगा। नो डाउट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो बेटा कल मिलते हैं सेम टाइम, बल्कि नहीं कल का टाइम थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, तो चैनल के साथ बने रहना, चैनल सब्सक्राइब कर ला नालायक को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कल शायद अगर मैं जल्दी भी आऊं तो नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास आ जाए। शायद कल का जो सेशन होगा शायद मैं 6 बजे के आसपास भी ले सकता हूं, लाइव और रिकॉर्डेड। बेटा लाइव रहेगा, लाइव रहेगा। सीए इंटर के नोट्स शेयर कर दो, कल तक शेयर कर दूंगा। सीए इंटर के नोट्स शेयर कर दो, कल तक पक्का कर दूंगा। और फाइनल वाले बच्चे ये नोट्स आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज पहुंच जाइए, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। सब प्रोफेशनल एथिक्स लाइव रहेगा? हाँ लाइव रहेगा, सारे सेशन लाइव होंगे, रिकॉर्डेड तो मैं नहीं डालूंगा। देखो अगर इंटरनेट का इश्यू रहा, बिकॉज वो मेरे हाथ में नहीं है, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम अगर हुई कभी तो फिर मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। अदरवाइज सेशन सारे फाइनल वाले बच्चों के मैं लाइव ही रहूंगा, चाहे वो टैक्स ऑडिट के ऊपर हो, चाहे वो पीई के ऊपर हो, चाहे वो बैंक ऑडिट के ऊपर हो, चाहे वो ऑडिट ऑफ पीएसयू हो, चाहे वो ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो। ये चैप्टर्स का मैंने टारगेट सेट कर रखा है, ये सारे आपके लाइव ही रहेंगे, लाइव रहेंगे। बट छोटा सा एक काम करना है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बस बाकी सारे काम मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। ठीक है, सेशन को फिर एंड करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।